नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ न्यूज रिव्यूज। मैं दलजीत कौर वजीर एक बार फिर से हाजिर हूँ अपने शो चिट चैट विद दलजीत वजीर में। व्यूअर्स, आज मेरे साथ शो में मौजूद हैं पुनीत महाजन जी, बीजेपी हेल्थ एंड मेडिकल कन्वीनर जम्मू कश्मीर एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर जम्मू कश्मीर। सर, यू आर वेरी मच वेलकम इन आवर चिट चैट शो। धन्यवाद। तो सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। मेरा नाम पुनीत महाजन है, जैसे कि आपने अभी बताया है, और मैं एक कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ। और उसके बाद मैंने अपना जो कैरियर है वो आईटी से स्टार्ट किया था। आईटी में मैंने 3 साल दिल्ली में काम किया हुआ है, लर्निंग, और उसमें हमने जो मेरा प्रोफेशन है वहां से स्टार्ट हुआ था दिल्ली से। उसके बाद 95 में हमारा एक आईटी का इंस्टीट्यूशन है तलाबतलो में, वहां से हम जो हमारा ये प्रोफेशन है, बाय प्रोफेशन में आईटी प्रोफेशनल हूँ। और उसके बाद हमारा जो ये सोशल वर्क में हमारा जो स्टार्ट था वो 2007 में विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी है हमारा जम्मू कश्मीर में। उसमें मैं उसके साथ में जुड़ा था 2007 में। और हमारे जो अभी कुछ देर पहले हमारे माननीय ज्ञानचंद स्रोत्रा जी थे, जिनका अभी स्वर्गवास हुआ है, उन्होंने हमें जीवन के जो स्टार्टिंग वाले पीरियड में हमें समाज सेवा की जो हमें प्रेरणा मिली थी वो उनके थ्रू मिली थी। 2007 में हमने किया, और 2008 में जो अमरनाथ श्राइन एजुटेशन हमारी जम्मू कश्मीर में चली थी, उसमें मैंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। और उसके बाद काम करते करते विभिन्न पदों पे मैंने विवेकानंद में काम किया हुआ है। स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी एक यूनिट है, उसमें काम किया। और उसके बाद जो एक्टिव पॉलिटिक्स में मेरा जो एंट्री हुई थी वो 2015 में हमारी एंट्री हुई थी। और उसके बाद 2015 से लगभग भाजपा में मैं एज ए मीडिया सेक्रेटरी जिले का। तो ये कैसे स्टार्टिंग की आपने, जिसे आपके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत आपने की, बट कैसे हुई आपके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत? मेरा अपना सोच था कि अगर किसी को सेवा करनी है, समाज का भला करना है, तो पॉलिटिक्स में रहते एक अच्छा प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो उसी को देखते हुए हमने 2015 में मैंने बीजेपी में एंट्री की थी। और स्टार्ट मैंने किया था, डिस्ट्रिक्ट बॉडी होती है हमारी भाजपा में, संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल की बॉडीज होती हैं, बूथ लेवल से लेके स्टेट लेवल तक वो बॉडीज होती है। पहले मैं डिस्ट्रिक्ट में रहा, डिस्ट्रिक्ट मीडिया सेक्रेटरी। उसके बाद मेरे काम को देखते हुए पार्टी ने मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनाया था जिले का, और मैं 4 बार वाइस प्रेसिडेंट रहा जिले में। फिर उसके बाद मुझे अगले डिफरेंट पदों पे रहते हुए आज मैं स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ भाजपा की तरफ से, और हेल्थ एंड मेडिकल का कन्वीनर भी हूँ। और उसके तहत जो भी हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं। सर, आप बीजेपी के हेल्थ एंड मेडिकल सेल के कन्वीनर हैं, इसमें आप किस तरह से वर्क कर रहे हैं? उसमें हमारा देखो, भाजपा में हमारा जो संगठन है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, इसमें काम का हर एक कार्यकर्ता के रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई काम दिए होते हैं। हमारे पास हेल्थ एंड मेडिकल का है। हमारा कोशिश ये रहती है कि जो भी इस डिपार्टमेंट के रिलेटेड कोई भी लोगों को समस्या आ रही है, या कुछ कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, हम उसको दूर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लोगों के मिसाइल हैं, जो भी उनकी दुख तकलीफ है, हमारा मेन मकसद तो वही रहता है कि उसमें हम जो हॉस्पिटल में विजिट करके, जैसे कोविड के टाइम में हमने लोगों की बहुत सारी टेस्टिंग में हेल्प की। किसी को कोई ऑपरेशन में प्रॉब्लम आ रही है, जहां भी हमारी कोई हेल्थ एंड मेडिकल से रिलेटेड कोई भी लोगों को दुश्वारी आती है, हम उसमें अपनी पूरी कोशिश करते हैं। और जहां पे भी हमें मैटर टेकअप करना होता है, हम टेकअप करके उसको लोगों को अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं उसको अवाम की सेवा करने की। सर, क्या अच्छे से ये लोगों की हेल्प कर रही है? नहीं, हम तो पूरे जोर शोर से लगे होते हैं, और हमारा रेगुलर विजिट भी रहता है। जैसे अभी कोविड के टाइम में हमने हजारों लोगों के टेस्टिंग करवाई है। और उसमें उसके बाद जो फ्री अभी प्रधानमंत्री की जो स्कीमें हैं उनको लागू करवाना ग्राउंड लेवल पे, कहीं और कहीं पे कोई स्कीम में कोई फ्लॉज है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ निरंतर मेलजोल करके उनको
करने की पूरी कोशिश प्रयास करते हैं। सर, जब आप ग्राउंड लेवल पर लोगों की हेल्प करते हैं, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं आपसे। लोगों को होप होती है कि आप उनकी हेल्प करें। बट जब कभी आप किसी भी तरीके से उनकी हेल्प नहीं कर पाते, तो आपको कैसा फील होता है सर? ये हमारा प्रयास रहता है। अब ये तो अ, हमारा यही प्रयास रहता है कि हर कोई जो हमें अप्रोच करता है या किसी के माध्यम से हमें पता चलता है, तो पूरी जी। प्रयास रहते हैं। हमारी टीम पूरी प्रयास रहती है। हमारी स्टेट बॉडी है, हमारी डिस्ट्रिक्ट बॉडीज हैं। हम पूरा मिलजुल के अपने जो हमारे हायर जी। अप्स हैं, हमारे प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट है, उनके साथ मिलके हम उसका पूरा निपटारा कोशिश करते हैं, उसकी जितनी हेल्प की जा सके। क्योंकि हमारा मेन मकसद ही यही है कि जी। भाजपा का, कि लोगों की, अवाम की दुख तकलीफों को दूर करना। इसी के लिए हम राजनीति में हैं और इसी पूरी हमारी तरफ से पूरी प्रयास रहता है। सर, हेल्थ एंड मेडिकल सेल का बीजेपी में किस तरह से विस्तार किया गया? नहीं, हेल्थ एंड मेडिकल का देखो, हेल्थ एंड मेडिकल का जब से ये सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार आई है, हमारा जब से देश आजाद हुआ है, अभी मैं अपने जम्मू कश्मीर की बात जी। करता हूँ कि जितने डॉक्टर्स हमारे पास होने चाहिए थे और जितने हॉस्पिटल्स होने चाहिए थे, वो उसी लेवल, जी। उस हिसाब से प्लानिंग नहीं कर पाई। ये पिछली पुरानी गवर्नमेंट्स जितनी थी, उन्होंने, मुझे लगता है, लोगों को खाली झूठे नारे ही दिए हैं। उनसे पेट नहीं भरता लोगों को। आज जब से हमने ये विभाग संभाला है, जब से हमें पार्टी ने ये जिम्मेदारी दी है, तो हम देख रहे हैं जितने हॉस्पिटल्स में डॉक्टर जी। बनने चाहिए थे वो नहीं बन पाए। अब 2014 से हमारी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, आप देख रहे हैं 2014 में 7 जी। ऑल जी। इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन थे पूरे इंडिया में। आज वही 22 जो अप्रूव्ड जी। है और जिन पे काम चल रहा है। हमारे जम्मू कश्मीर में भी, अभी जम्मू में और अवंतीपुरा में एम्स चल रहे हैं, और जम्मू वाला तो मुझे लग रहा है कि ये 2022 के एंड तक वो फंक्शनल हो जाएगा। अवंतीपुरा का भी है, उसमें उसका 2025 तक उसकी है, डेडलाइन है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हमें क्यों 70 साल हमें जी। वेट करना इतने बड़े इंस्टीट्यूशन के लिए। और मेडिकल कॉलेज की जहां तक बात है, अभी जी सर। 7 मेडिकल नए कॉलेज खुलने जा रहे हैं। कईयों पे एडमिशन है डॉक्टर्स का। जब मेडिकल कॉलेज होंगे, उनके डॉक्टर्स की भी, उनके जो ज्यादा होगी, एडमिशन ज्यादा होगी, डॉक्टर्स हमारे ज्यादा बनेंगे, क्योंकि वो प्लानिंग नहीं कर पाई। ये पिछली सरकारें प्लानिंग नहीं कर पाई उस हिसाब से। तो हमारा ये सर, पूरा सरकार जेकेयूटी पूरी, में मेडिकल सिस्टम की कंडीशन। जेके यूटी में मैं जी वही सर। तो बता रहा हूँ कि जितना हमारा पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था पिछले, जो जिस रफ्तार से हमारी जम्मू कश्मीर की और पूरे देश की आबादी बढ़ी है, उस हिसाब से जो पिछली सरकारों ने उनकी प्लानिंग सारी फेल हो गई है। अब 2014 के बाद जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कमान संभाली है, आप देख रहे हैं कि 70 साल में 7 मेडिकल इंस्टीट्यूशन, और अभी लगभग 7 साल में कार्यकाल में उन्होंने 22 पे, अभी टोटल जो हमारे 22 अप्रूव्ड और साथ में जिनमें काम लगा हुआ है, तो 22 पे उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। अब इसी तरह अगर हमारे मेडिकल कॉलेज की बात की जाए, तो मेडिकल कॉलेज जो हमारे जो हैं, वो 2014 में हमारे जब सरकार मोदी जी की हमारे कमांड संभाली, उसमें लगभग 386 मेडिकल कॉलेज थे, और आज वो बढ़ के 596, 596 हो गए हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो अगर यही पुरानी जी। सरकारों ने ली होती, तो हमारा ये मेडिकल में प्रॉब्लम नहीं आनी थी। अभी वेंटिलेटर की बात की जाए, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहा है। हम पूरे सरकार पूरी प्रयास रहता है कि लोगों की मुश्किलात दूर की जाए। लेकिन अगर यही पहले काम किया होता, तो आज हम इसमें काफी हद तक लोगों को राह दे पाते हैं। लेकिन जो हमें वो पिछले 70 साल नहीं कर पाए, हमने हमें अभी वो वाला काम भी हमें करना पड़ रहा है। सर, जेकेयूटी में मेडिकल सिस्टम की कंडीशन काफी खराब है। यहाँ के लोग अक्सर जेएनके से बाहर पंजाब, दिल्ली या कहीं और जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। क्या रीजन है जो पेशेंट जेएनके से बाहर जाकर ट्रीटमेंट करवाने को मजबूर है? इसके बारे में आप क्या इस, कहना चाहेंगे? क्या इसमें कोई सुधार हो इसीलिए रहा है? इसीलिए 370 और 3500 को, धारा 35 को तोड़ा है ना हमने। क्योंकि उसमें तो इन लोगों ने, पॉलिटिशियनों ने जी। लोगों, बच्चों को पत्थर ही पकड़ाए हैं ना। जो पिछले इन्होंने लोगों को मिसलीड किया है, अपने बच्चे फॉरन भेज दिए और अब बच्चों के हाथों में पत्थर पकड़ा दिए हैं। तो मेरा ये कहने वाला है कि अब ये नया जम्मू कश्मीर बनने जा रहा है, उसमें अभी ये काफी अभी नए हमारे हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट सेक्टर पे भी काफी इन्वेस्टमेंट आ रही है।
गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप देख रहे हो कि अभी विजयपुर में जो एम्स है वो 20 डे नाइट शिफ्ट में काम चल रहा है, और कश्मीर में भी चल रहा है। मेरा ये कहने का मतलब है कि जी हम इसकी पूरी प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो गैप रह गया है, जो उसमें अभी हमारी पिछली सरकारों ने जो नाकाम रही है उस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करने के लिए, हम पूरा प्रयास रहता है कि आने वाले 1-2 साल में हमारा जम्मू कश्मीर के जो हेल्थ के में काफी सुधार हो जाएगा और बेस्ट स्टेट बन जाएगी जम्मू कश्मीर। जी सर। सर 23 सितंबर 2018 में रांची झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक स्कीम लागू की थी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो प्रधानमंत्री की जो फ्लैगशिप स्कीम थी, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है, दुनिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट फंडेड स्कीम है, ये जो 2018 में स्टार्ट की थी, राइट जी पहले दिन से ही हमने इसकी कमान संभाली थी। और हमारा जो इसका एक जी कैंप, निरंतर कैंप उस डेट से लेके आज तक चल रहा है तालाब तलो में, और लाखों लोगों ने हमारे कैंप में इसका जी बेनिफिट लिया है। उसके साथ साथ मैंने हमारे जी पूरे कार्यकर्ता हैं, जो जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने हमने उनके साथ पूरा जी साथ चलते हुए और एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से और हमारे जो हायर सीनियर लीडर्स हैं उनके सहयोग से पूरे प्रदेश में सर्विस दी है। और किसी को बीमार होता था, कोई कुछ होता था, किसी को रात को प्रॉब्लम होती थी, तो हमने पूरा प्रयास किया है कि लोगों को इसमें, फिर उसके बाद ये पहले जो था ये 2011 सेंसस में था। 5 अगस्त 2019 को जब जी। हमारा ये इसका स्टेट को 370 तोड़ी गई और 35वें को तोड़ा गया, उसके बाद सर हमारी ये स्कीम कौन सी थी? ये आयुष्मान भारत की बात कर रहे हैं ना? ये स्कीम कौन सी थी सर? ये आयुष्मान भारत जी की सर। मैं बात कर रहा हूँ। आयुष्मान भारत 2011 में जो के सेंसस के आधार पे थी। अब यो उसके बाद हमारा ये जी 5 अगस्त 2019 के बाद इन्होंने, जो भारत सरकार है, इन्होंने इसको यूनिवर्सल कर दिया कि इसमें वो जो पैमाना था पहले कि इसमें बीपीएल लोग इसमें कवर में आएगा, अब ये फॉर ऑल है, जम्मू कश्मीर में हर एक सिटीजन को है। तो उसके तहत हम अभी इसमें काम कर रहे हैं। जी जहां से भी हमें इसकी स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, हम इसके डिपार्टमेंट के साथ मैटर लगातार निरंतर टच में रहते हैं और इसके डिफरेंट कैंप्स लग रहे हैं, जहां जहां इसकी जरूरत होती है जी सर। हम इसको इम्प्लीमेंट कराने में पूरा जोर लगा रहे हैं। सर आयुष्मान कार्ड के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे लोगों को? आयुष्मान कार्ड ऐसा है कि 5 लाख रुपए में इसमें ये कवरेज है एक फैमिली को जैसे एक परिवार में 6 फैमिली मेंबर हैं, उन 6 के 6 फैमिली मेंबर्स का कार्ड बनते हैं। जी सर। और भगवान ना करे जी कि, सर। हम तो यही दुआ करेंगे कि सभी सलामत रहे, लेकिन अगर कोई परेशानी बनती है तो वो 5 लाख रुपए की लिमिट है, वो पूरी परिवार के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे, जैसे फॉर एग्जांपल किसी के घर में कोई एक बंदा बीमार होता है, उसको उसकी मेडिकेयर पे जी सर। 2 लाख रुपए खर्च आता है, तो जो 3 लाख रुपया बच गया वो बाकी ठीक वाले है। मेंबर उसमें अगर जरूरत पड़े तो वो उसमें यूज कर सकते हैं। 1 साल की ये जो ये लिमिट है, ये 1 साल के लिए। और इसमें डिफरेंट सर हॉस्पिटल्स क्या हैं गवर्नमेंट आयुष्मान के। कार्ड हम कितनी बार यूज इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो 1 साल सर में ये कार्ड पांच हम कितनी बार यूज कर सकते हैं? इसमें ऐसा कुछ नहीं है कितनी बार आप यूज कर सकते हैं। आप 5 लाख रुपए की लिमिट है इसमें। 5 लाख रुपए इसमें आप जी सर। अनलिमिटेड टाइम यूज कर सकते हो। आप जब तक आपकी 5 लाख रुपए लिमिट है, आप इस कार्ड को, उसमें नंबर ऑफ जी वो नहीं है कि आप कितनी बार यूज करते हो। आप 1 साल के अंदर 5 लाख रुपए की लिमिट अवेल कर सकते हो। जी सर। सर अब तक कितने लोगों को इसका फायदा मिल चुका है? अभी ऐसा है, जम्मू कश्मीर में लगभग 70 लाख लोग इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और कम जी 2 लाख से ऊपर लोगों ने, जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, 2 लाख से ऊपर लोगों ने अपना इलाज जम्मू कश्मीर के और जम्मू कश्मीर के बाहर जो पूरे हिंदुस्तान के हॉस्पिटल्स हैं उनमें इसका 2 लाख से ऊपर अस्पताल लोगों ने इसका इलाज का बेनिफिट लिया है। 2 लाख लोगों ने इसका बेनिफिट लिया, 70 लाख के लगभग लोग इसमें रजिस्टर्ड है। और मैं आपके माध्यम से लोगों से एक बार फिर अपील करता हूँ कि जो लोग अभी रजिस्टर्ड नहीं है, वो किस कारण से नहीं है। अभी कुछ लोग क्या होते हैं कि वो पहले थोड़ा साइलेंट रहते हैं, जब उनको कोई घर में कोई परेशानी आती है फिर वो भाग दौड़ करते हैं। मेरा आपके माध्यम से ये लोगों को निवेदन भी है
कि वो जल्द से जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। अगर उनका नाम किसी वजह से प्रॉब्लम में नहीं आ रहा है, उनका नाम सेंसस में नहीं है, उसके भी कैंप लग रहे हैं। उसके लिए फॉर्म गवर्नमेंट के एक फॉर्म निकाला हुआ है, फॉर्म भरना है और तहसीलदार से उसकी अटेस्टेशन करवानी है और अटेस्टेशन करवा के वो सीएमओ के पास फॉर्म जमा करवाना है। तो मैं लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि कम से कम अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि उनको टाइम रहते कार्ड उनका हाथ में आ जाए और कोई दिक्कत ना, कभी भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम आए तो फिर उनको उस समय कोई दिक्कत ना आए। जी सर। सर अक्सर देखने में आता है कि जो टेस्ट होते हैं उनकी पेमेंट पेशेंट को खुद ही करनी पड़ती है। क्या वो टेस्ट कार्ड में कवर नहीं होते? नहीं, ऐसा है उसमें जो जब हॉस्पिटलाइज होगा पेशेंट, अब कई लोग क्या करते हैं, खाली उसके लिए जो आयुष्मान में एक कंडीशन है कि हॉस्पिटलाइजेशन होना जरूरी है। मिनिमम 24 की हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है। अगर हॉस्पिटलाइज आदमी है तो उसका टेस्ट उसमें इंक्लूड होता है। अगर खाली टेस्ट के लिए या खाली चेकअप के लिए करवाने जाएगा तो वो उसमें इंक्लूड नहीं होता। ओके सर। सर वैक्सीनेशन में इंडिया ने रिकॉर्ड हासिल किया है और हम्म। टाइमली पूरा भी किया है। इसके बारे में डिटेल्स में बताएं। ये हमारा देश इसमें अव्वल नंबर पे है। इतनी बड़ी अपनी 140 करोड़ की हमारी जो आबादी है उसको कवर करने में मुझे लगता है कि हम काफी सफल भी रहे हैं। 90 जो डबल डोज में 90% के ऊपर हमारा जो सफलता हासिल हुई है और 70 से ऊपर हमारा सिंगल डोज लोगों को लग चुका है। ये सरकार की बहुत बड़ी हमारी कामयाबी है, जी प्रधानमंत्री का ये मिशन जो है। और सबसे सबसे बड़ी बात है कि सबको फ्री वैक्सीनेशन हम लगाई गई है। तो और दूसरा ये है कि लोगों को, जी। जो लोग इसमें रह गए हैं वो इमीडिएटली लगाएं, क्योंकि कोरोना का भी थोड़ा फिर से आप देख रहे हैं कि वो लहर बढ़ रही है। तो इसमें एकमात्र ही इलाज है कि हमें जी वैक्सीनेशन इमीडिएटली लगवानी है। सर, अब तो 15 से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीनेशन लगनी स्टार्ट हो गई है। क्या इसके हम्म। लिए भी स्लॉट बुक हो रहे हैं? बच्चे कहीं भी नहीं, जाकर, आई मीन किसी भी हेल्थ सेंटर में जाकर वैक्सीनेशन करवा सकते हैं या सिर्फ स्कूल में ही? नहीं, उसमें हमारा ये है कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो उनसे हमारी निरंतर बात होती रहती है। अभी आप देख रहे हैं कि वो स्कूलों स्कूलों में जाके उनके बच्चों के जो डिफरेंट एनजीओज हैं उनके साथ मिलके, और स्कूलों हमने भी बड़े सारे कैंप लगवाए हैं। जैसे स्कूल्स हैं, किसी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वो उनके जो डिपार्टमेंट है वो उनके बच्चों के ऑलमोस्ट घरों तक वो रीच करके वैक्सीनेशन लगा रहा है। हमारा यही प्रयास है कि किसी भी तरीके से कोई जो यूथ है वो छूटना नहीं चाहिए। और उसको डिफरेंट लोकेशन से हमने सेट की हुई है, और स्कूलों में भी निरंतर स्कूलों के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से और डिफरेंट लेवल पे जाके हम विद द हेल्प ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इनका जल्दी से जल्दी जो 15 से 18 वाला स्लॉट है, टारगेट है, वो जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। तो उसमें बच्चों को अपने स्कूलों से भी कंटेक्ट कर सकते हैं और अपना वो ऑनलाइन शेड्यूलिंग करके भी वो अपनी वैक्सीनेशन के लिए आगे आ सकते हैं। ओके सर। सर अब तो सुपर डोज भी लग रही है। क्या ये डोज पूरे देशवासियों के लिए होगी? इसके बारे में बताएं। वो बूस्टर डोज है, वो हेल्थ केयर वर्कर है हमारे, और दूसरा ये अपना J60+ है जिनको ये इनके लिए ये अभी फिलहाल हम सरकार ने निकाली है। तो मुझे लगता है कि उनको इमीडिएटली इसको अवेल करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो स्टडीज आ रही है वो पूरे वैक्सीनेशन की वो काफी अच्छी हैं, और जिनको वैक्सीनेशन के बाद किसी को कोविड हुआ भी है तो उसको कोई इतना ज्यादा उसको इफेक्ट जी नहीं किए। तो मुझे लगता है वैक्सीनेशन की तरफ, और जो बूस्टर डोज है वो हेल्थ केयर वर्कर्स को भी फिलहाल उनके लिए है, और जो 60+ लोग हैं, और उसमें 9 मंथ का गैप होना चाहिए। जैसे जो वैक्सीनेशन अभी पहले आपने डबल डोज कंप्लीट की है उसके, और जो बूस्टर डोज के भी 9 मंथ का जी गैप होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द मेडिकल स्टडीज। तो मेरा ये कहना मतलब कि जिनके लिए भी ये है वो टाइम बाय टाइम सरकार जो निर्धारित करेगी सबके लिए। अभी फिलहाल जो है वो 60+ और हेल्थ केयर वर्कर के लिए इन्होंने खोली है, तो उसको लोगों को इसके लिए इमीडिएटली अवेल करना चाहिए। सर, कुछ लोग अभी भी कोरोना की वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे। उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
नहीं, हमारा तो यही है कि हम उनको यही बोलते हैं, प्रधानमंत्री भी बार बार अपील कर रहे हैं, देशवासियों को अपील कर रहे हैं, क्योंकि हमारा तो यही है कि कोई भी आदमी कोविड से हर एक आदमी सुरक्षित रहना चाहिए। और आपने देखा कि इसके अलावा हमारे पास कोई कवच, ऐसा कोई कवच नहीं है कि जिससे जो हम लगा के इससे बच जाएं। तो मुझे लगता है कि जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, पूरे जी WHO की गाइडलाइंस हैं, खाली अ, हर किसी जो मेडिकल लाइन में है वो अपील कर रहे हैं कि आप वैक्सीनेशन के अलावा तो और कोई हमारे पास अभी कोई इसका कोई ट्रीटमेंट तो है। इट इज बेटर टू प्रिवेंट देन क्योर। क्योर तो हमारे पास है नहीं अभी, तो इसको प्रिवेंशन ही एक सबसे बड़ा एक हमारे पास सफल है। जी तो मुझे लगता है कि लोगों को इसको विदाउट एनी हेजिटेशन ये आगे इसको जो रह गए हैं उसको इमीडिएटली लगवाना चाहिए, और अपने आप को भी सेव करें, अपने घर वालों को भी सेव करें। ये नहीं है कि अगर एक बंदे नहीं लगवाई है तो वो तो अपने आप को तो खतरा है, लेकिन वो अपने घर वालों को, सराउंडिंग को, अपने मोहल्ले के वालों को, सोसाइटी के लिए भी वो खतरा है। तो इसलिए वो उसको इसके में आगे आना चाहिए, वॉलंटरी आगे आना चाहिए। ओमिक्रॉन न्यू वेरिएंट ऑफ कोरोना इज एक्टिव एंड स्प्रेडिंग फास्टली। जेकेयूटी में इसके कंट्रोल को लेकर क्या प्लान्स एंड एक्शंस लिए जा रहे हैं? ओमिक्रॉन जैसे स्टडीज बता रही है कि ये बड़ा फास्टली स्प्रेड होता है, मल्टी जो पुराने डेल्टा से काफी ज्यादा फास्ट स्प्रेड है, लेकिन इसमें खाली प्रिकॉशन ही लिए जा सकते हैं। बेटर है कि हम सेफ्टी के साथ चलें, मास्क वगैरह। अब गवर्नमेंट ने तो काफी बार अवेयरनेस की है, 2 साल से तो अवेयरनेस ही हो रही है, हर दिन हर जगह हर चैनल पे अब बताया जा रहा है, हर किसी माध्यम से बताया बताया जा रहा है जी कि इसका एक और एक पूरी दुनिया में मास्क का ही एक सोल्यूशन है कि मास्क के थ्रू आप बच सकते हैं। दूसरा वैक्सीनेशन है। तो बाकी ओमिक्रॉन में ये जो पाया गया है कि जिन को लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाई है उनको अगर वो आया भी है तो उसने उसने जी बड़ा माइल्ड इफेक्ट किया है। तो मेरा ये कहने का निवेदन ये है कि आप इससे जी सुरक्षित रहने का एक ही तरीका है, मास्क, और वो जो हमारे SOPs हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, हमारी वैक्सीनेशन जो रह जी गई है, जो बूस्टर डोज सरकार ने जो टाइम टू टाइम गाइडलाइंस सरकार निकालती है उसको फॉलो किया जाए। तो बाकी घबराने की इसमें कोई बात है नहीं। अब तो हमारे पास 2 साल का जी एक्सपीरियंस भी है, जब एक्सपीरियंस नहीं था तो तभी हमने मैनेज किया, अब जी तो एक्सपीरियंस तुम्हारे पास। तो मुझे लगता है कि लेकिन इसमें लाइटली नहीं लेना है हमने, इसको लाइटली लेके हाँ जी कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा हमें सतर्क रहना है, सतर्क रहना है, और अपना मास्क वगैरह जैसे हमारे प्रधानमंत्री बार बार अपील कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स कर रहे हैं, हमारे हेल्थ केयर जो है वो कर रहे हैं, और WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो हमें चल रहा है। बाकी इसमें इसके साथ ही अभी मुझे जहां तक लग रहा है कि अभी इसके साथ ही चलना पड़ेगा, कोई अभी नहीं है। तो हमें इसको सुरक्षित, जी अपने आप को सुरक्षित करना, लोगों को भी करना है। जी सर। तो पोषक बालक बालिका स्कीम क्या है? इसके बारे में डिटेल्स में हमारे व्यूवर्स को बताएं। पोषक बालक बालिका स्कीम जो है वो ये मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की एक स्कीम है। उसमें क्या है कि हमने सराउंडिंग में देखना है कि जो बालक है, जो न्यू बेबीज हैं 6 साल तक, अगर वो कोई हेल्दी हैं तो जी हमने उनको, हेल्दी बालक हैं तो हमारा पीछे भारतीय जनता पार्टी ने भी हमारी बैठकों में ये डिसाइड हुआ था कि हमने उनको अप्रिशिएट करना है। और जो कमजोर हैं बच्चे, जो किसी वजह से हेल्दी नहीं है, तो हमने उनको आइडेंटिफाई करके उनको पूरा गाइड करना है कि आपने जी इसको कि अपने स्वस्थ कैसे रखना है। वो ये इसका मिशन यही था कि जो स्वस्थ हैं उनको हमने अप्रिशिएट करना है, और जो नहीं है उनको हमने कैसे वो स्वस्थ हो सके उसकी चिंता करनी है। जी सर, प्रेग्नेंट फीमेल के लिए जो स्कीम है उसके बारे में बताएं। कौन सी स्कीम? प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए जो स्कीम है। हाँ, प्रेग्नेंट वुमेन में ऐसा है कि देखो उसमें जो हमारी स्कीम है उसमें क्या है कि जो आशा वर्कर्स होती हैं हमारी, जो लोकल लेवल, वो उनसे अपने आप को में रजिस्टर करवाएं अपने आप को। फिर जो जब प्रेगनेंसी जी होती है तो वो 6,000 रुपया जो है वो सरकार की जी तरफ से उनको मुहैया कराया जाता है। लेकिन उसके लिए उनको जो जी स्थानीय लेवल पे आशा वर्कर्स हैं उनमें उनको रजिस्टर कराना बड़ा जरूरी है।
जी। सर, आप बीजेपी के स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। जब भी असेंबली इलेक्शंस होंगे, आपको क्या लगता है बीजेपी कितनी सीट्स हासिल कर सकती है? और इसके लिए किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं? देखो ये मैं तो पार्टी का स्पोक्समैन पर्सन नहीं हूं, लेकिन हमारा तो यही है, मिशन 50+ कर लेके चलते हैं। तो जिस हिसाब से भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के अवाम को डिफरेंट जन लोक कल्याण स्कीमों के माध्यम से घर घर तक लाभ पहुंचाया है, चाहे वो आयुष्मान के माध्यम से पहुंचाया गया है, या वो गैस के कनेक्शंस के माध्यम से पहुंचाया गया है, या और तमाम स्कीमें हैं जिनके तो मुझे लगता है कि, और जिस तरह अभी ये जो अलगाववाद उग्रवाद जो ये इन्होंने 70 साल का चोला डाल के रखा था, इसको इन्होंने तोड़ा है और कवच को तोड़ा है। और ये जो इन लोगों ने लोगों बच्चों को मिसगाइड किया है, जो इन्होंने अपने दुकानें चुराने के लिए लोगों के हाथों में पत्थर दे दिए और अपने बच्चों को इन्होंने फॉरेन में पढ़ाया है। तो ये आज लोग सारा कुछ जान रहे हैं कि किसने क्या किया है। ना इन्होंने एसटीज को भी अपनी सुविधाएं नहीं प्रदान की, वुमेन्स के लिए भी इन्होंने राइट्स को भी उसको प्रोटेक्ट नहीं किया। तो ये सारा कुछ देखते हुए मुझे लगता है कि आज की जनता बड़ी जागरूक है, वो आने वाले टाइम में इनको सबक सिखाएगी। और भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने इस जम्मू कश्मीर के लिए अब बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, रिंग रोड है, वो है, एम्स हैं आपके, अभी दिल्ली से कटरा एक्सप्रेस वे है। तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर की काफी तेजी से होगी। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारा मिशन है 50+ का, वो जरूर पूरा होगा और लोग हम भारतीय जनता पार्टी की आने वाले टाइम में सरकार इस प्रदेश में बनेगी। सर, अपना प्रीशियस टाइम शो को देने के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूवर्स, चिट चैट शो में आज बस इतना ही। मिलेंगे जल्दी ही किसी नई पर्सनैलिटी से विद आवर शो चिट चैट विद दिलजीत वजीर। देखते रहिए न्यूज रिव्यूज। जय हिंद, जय भारत।